अक्सर जब सुबह होती है और सुबह का जब मनोरम दृश्य हमारे आँखों के सामने होता है, तो उसमें हर व्यक्ति की उम्मीद एक नई होती है, नई किरण के साथ नई शुरुआत करना चाहता है। परंतु सुबह जगते ही आज जैसे ही जो नज़र है न्यूज़पेपर के प्रथम पन्ने पर पड़ी, जिसमें लिखा था नीट रद्द, 22 लाख अभ्यर्थियों से खिलवाड़। जब ये न्यूज़ पढ़ कर के देखा तो अंतर मन तक कम गया। अक्सर एक नारा हम सुनते हैं, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। अच्छा था कि सबका साथ होता, सबका विकास होता और सबके साथ विश्वास होता। लेकिन इस तरीके के जब मामले आते हैं, पेपर लीक होता है, तो यहाँ कहीं न कहीं सबका विश्वास हारा जाता है, चला जाता है। तो वास्तव में पेपर लीक हुआ है नीट का, लेकिन विश्वास भी लीक हुआ है राजनीतिक नीति का। नैतिकता मर जाने के बाद सरकार, सत्ता और प्रशासन सब अधर्म के मार्ग पर चलने लगते हैं। क्या यही राम राज्य बनाने वाले हैं, जिसमें राम के हजारों लाखों लौ और कुश के जीवन के साथ ऐसा खिलवाड़ होता है? क्यों ऐसे पेपर बार बार लीक होते हैं? बात केवल नीट की ना करें, बात करें अगर पेपर लीक की, तो ऐसा कोई राज्य नहीं है जो इससे अछूता हो। ऐसा नहीं लगता है कि जैसे हमारी सरकारें इस ओर ये भारत के भविष्य को निर्माण करने में लगी हुई हैं। तबाह हो जाती हैं कई जिंदगियां, कई छात्र कमरों में दफन हो जाते हैं, पंखों में लटक जाते हैं। इसके लिए उनके ऊपर पेपर का ही बोझ नहीं होता, उनके ऊपर बोझ होता है इस तरह की व्यवस्था का भी। सत्ता इसकी जिम्मेदारी ले अथवा ना ले, लेकिन एक मानवीय समाज के नाते, मानवीय मूल्यों के नाते हमें इस जवाबदारी को लेना चाहिए। हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हमारे आने वाले भविष्य को हम क्या दे रहे हैं, क्या हम एक सुरक्षित पेपर करा करके उनको दे पा रहे हैं? ऐसा बनेगा हमारा विकसित भारत @47 1947 तक हम भारत को क्या दे पाएंगे, क्या देने जा रहे हैं, क्या निर्माण कर रहे हैं? तो वास्तव में अगर हम देखें तो लीक की बात क्या करना, अब तो सब कुछ लीक से हटकर ही चल रहा है। वास्तव में पेपर लीक नहीं हुआ है, लीक हुई है हमारी व्यवस्था के व्यवस्थापकों का प्रबंधन और हमारी बड़ी बड़ी बातें। एक एजेंसी बना देना, एनटीए का गठन किया गया और एनटीए के जिम्मे सब कुछ छोड़ दिया गया, एनटीए को ही हम सर्वोपरि मान लें, तो शायद यही होगा जो हुआ है। परीक्षा पर चर्चा कितनी भी की जाए, कितनी भी बार आप परीक्षा पर चर्चा कर लें, परीक्षा पर चर्चा करने से किसी का मन नहीं भरता, ना ही विश्वास जीता जा सकता। वास्तव में यदि परीक्षा पर चर्चा करना है तो पेपर लीक पर चर्चा होनी चाहिए, राजनीतिक लीक पर चर्चा होनी चाहिए। चर्चा होनी चाहिए उन लोगों पर जो इन व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, जो इस तरह की धांधली करा करके पेपर लीक कर रहे हैं। हम अपने आने वाले भविष्य को सुरक्षित तरीके से एक पेपर तक करा कर नहीं दे पा रहे। कितनी परीक्षाओं पर चर्चा करेंगे, यहाँ जा कर के चर्चा करेंगे, वहाँ जा कर के चर्चा करेंगे, पर असली मुद्दों पर हम कभी नहीं आकर के चर्चा करेंगे। आज तक प्रधान सेवक के मुंह से हमने ये नहीं सुना कि पेपर लीक हुआ और पेपर लीक पर हमने कोई एक्शन लिया, कोई टास्क फोर्स गठित की। बस सीबीआई को मामला दे दिया गया है, न्यायिक आयोग गठित कर दिए गए हैं। क्या हुआ मध्य प्रदेश में? व्यापम कितना चला, ईएसबी कितना चला, एसएससी पेपर लीक कितने चले, पीएससी पेपर लीक कितने चले, यहाँ तक कि न्यायपालिका के लिए होने वाले पेपरों तक में मुख्य परीक्षाओं की कॉपियाँ ही बदल दी गई, पेज फाड़ दिए गए। तो क्या चल रहा है? क्या इसकी नैतिक जिम्मेवारी हमारी सरकारों की नहीं है? क्या आम जनता के लिए, आम जनता आपको सिर्फ इसीलिए चुन करके वहाँ बैठा रही है? अब पूछिए उस माँ बाप से, यदि जाना जाए जिसने पत्नी का मंगलसूत्र, माँ की चूड़ियाँ, निवालों की ज़मीन गिरवी रखकर इस महंगाई की मार में भी अपने पुत्र अथवा पुत्री को महंगी कोचिंग संस्थानों की दहलीज पर एक विश्वास के साथ भेजता है, परंतु उसके सपने, उसकी उम्मीदें, उसका साहस तब घुटन महसूस करता है जब इस तरह के पेपर लीक होते हैं। क्या वास्तव में उस पिता को आप लौटा पाएंगे उसका विश्वास जिसके लिए ये पेपर लीक हुआ? क्या इसमें सरकार की नैतिक जिम्मेवारी नहीं बनती? क्या स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेवारी नहीं बनती? क्या आप अपने अमले में ऐसे लोगों को जोड़ना चाहेंगे जो भ्रष्टाचार, पेपर लीक से आपके सिस्टम में आएंगे?
वही लोग डॉक्टर बन करके फिर आपके साथ में काम करेंगे? क्या वो सही काम करेंगे? या ऐसे ही खरीद लेंगे व्यवस्था को जा करके, जैसे अभी पेपर खरीद रहे हैं? ऐसे ही बिक जाएंगे कुछ लोग, ऐसे ही बिक जाएंगी कुछ लोगों की नैतिकता, ऐसे ही बिक जाएंगे कुछ लोगों के मानवीय मूल्य। कहीं तो सोचना होगा, कहीं तो उतरना होगा, कुछ तो करना होगा। ऐसे मामले एक एजेंसी के सिर पर मढ़कर हम व्यवस्था में जिम्मेदारी लेने से बच जाएंगे क्या? अगर व्यवस्था में जिम्मेदारी लेने से बच भी जाएंगे तो क्या भावी भविष्य के जो दुष्परिणाम होंगे उनसे बच जाएंगे क्या? क्या हमारी जो लचर व्यवस्था है इसको हम ऐसे ही बचा ले जाएंगे? ऐसे ही भारत निर्माण करेंगे 1947 का? ऐसा ही भारत हम देने वाले हैं आगे आने वाली पीढ़ियों का? क्या हमारा यही विकसित भारत 1947 का सपना है? ये बात पक्ष या विपक्ष की नहीं है, यह बात है उगते सितारों के भविष्य के निर्माण की, भारत का भार ढोने वाले उन कंधों की जिनकी नींव प्रारंभ हो रही है। यह एक ऐसा विकास है जिसमें लाखों लाख छात्रों की दुनिया अंधकार में समाती जा रही है। किस बात की सुरक्षा की गारंटी हम दे रहे हैं या अपने आने वाले भविष्य को दे पा रहे हैं? चिंतनीय है। ऐसे मुद्दों पर चिंतन भी होना चाहिए, चर्चाएं भी होनी चाहिए। केवल चुनावी रैलियों में जाकर के बड़ी बड़ी बातें करने से राष्ट्र निर्माण नहीं होगा। एजेंसियों को निर्माण करने से राष्ट्र निर्माण नहीं होता। कभी ऐसे राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता जैसे वर्तमान में चल रहा है। भूत की बातें अक्सर होती हैं, आत्माओं से जवाब नहीं लिए जा सकते। आत्माएं आकर के जवाब नहीं देंगी। जो जिंदा हैं उन्हीं से सवाल पूछे जाएंगे। उन्हीं की बनाई व्यवस्था है वर्तमान में। कमियां थी तब सत्ता परिवर्तन होता है और सरकारें आती जाती रहती हैं, परंतु व्यवस्था में भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। ऐसे में विकसित भारत 1947 का सपना, हम किस तरह के भारत की बात कर रहे हैं? सवाल बहुत हैं, वाजिब सवाल है। ये किसी राजनीतिक दल से नहीं, ये सत्ता और पक्ष दोनों से हैं। पता नहीं आगे कौन सी सरकारें होंगी और उनको यही भविष्य मिलेंगे। इन्हीं में से कुछ डॉक्टर चुन करके आएंगे, अगर पेपर लीक होंगे इन्हीं में से कोई इंजीनियर आएगा, इन्हीं में से कोई IPS IAS होंगे जो आपके साथ, आपकी टीम के साथ मिलकर के काम करेंगे। ऐसे लोगों को यदि व्यवस्था में लेकर के आएंगे तो क्या आप गारंटी बाद में भविष्य में दे पाएंगे कि जो आपके साथ में मिलकर के काम करने वाले लोग हैं वो अच्छा काम करेंगे, सुनहरा भारत देंगे, सुनहरा भविष्य देंगे, सुंदर निर्माण करेंगे? नहीं, कदापि नहीं। ऐसा उचित नहीं है, सोचा भी नहीं जा सकता ऐसा। हमारी नैतिकता उपभोक्तावादी संस्कृति में धन वैभव अर्जन करने की इतनी गिर गई है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी की जड़ें काटने में लगे हुए हैं। अरे यदि तनिक भी हमें शर्म आती होती तो उन अबोध बालकों के साथ खिलवाड़ भी न करते उनके सपनों को चकनाचूर। सरकार व सत्ता तो आती जाती रहेंगी, परंतु इनमें से कई छात्रों की ज़िंदगी में दोबारा नींद नहीं आएगी। कई माँ बाप का विश्वास टूट जाता है। हर बार ऐसा हो रहा है। 2024 में हुआ, उसको आपने यह कह करके टाल दिया कि ये बहुत बड़ा मामला नहीं है, बहुत बड़े क्षेत्र में फैला नहीं है, कुछ बच्चों को विशेष परीक्षा करा लेंगे, उनका पेपर रद्द कर देते हैं। लेकिन कितने लाखों बच्चों की ज़िंदगियां उसमें भी बर्बाद कर दी आपने, आपको नहीं पता, आपको नहीं है एहसास। आप छोटे छोटे से निर्णय, आपकी छोटी छोटी सी गलतियां लाखों बच्चों के सपनों को शून्य में समाहित कर देती है। नहीं बचता उनके जीवन में कुछ। उनके माँ बाप ने बहुत कुछ खो दिया होता है, छात्र भी बहुत कुछ खो चुका होता है, परंतु आपके विलम्ब और आपकी ये व्यवस्थाएं आपको ही अच्छी लगती हैं। जितना समय हम चुनावी रैलियों में देते हैं, हमारी सरकारें जितना समय चुनावी रैलियों में देते हैं, उतना में से थोड़ा सा भी समय अपनी नैतिकता में भी देना चाहिए, छात्रों के भविष्य निर्माण में भी देना चाहिए। केवल परीक्षाओं पर चर्चा कर लेने से परीक्षाएं साफ सुथरी नहीं होंगी। साथ छोड़ देना चाहिए ऐसे अपराधियों को। ऐसे अपराधियों का साथ यदि राजनीतिक दल छोड़ दें तो ये किसी की हिम्मत नहीं है कि वो पेपर लीक करा लें। अगर ये देखना ही है तो कर दीजिए भारतीय सेना के हवाले परीक्षा एजेंसियां। आज तक हमने नहीं सुना कि NDA का पेपर लीक हुआ। एजेंसी जो पेपर कराती हैं वो ऐसी एजेंसियां पेपर कराती हैं कि उनको एक विश्वसनीय और एक विश्वास चाहिए होता है। उनको नहीं चाहिए होता है दोगले लोग जो शायद सत्ता और प्रशासन को चाहिए होते हैं।
कर दीजिए ऐसी एजेंसियों को हवाले भारतीय सेना के हाथों में, फिर देखिए कैसे पेपर होते हैं। कोई पेपर लीक नहीं है। सरकारी एजेंसियों के हवाले करिए पेपर, निर्माण एजेंसियों को न दीजिए, प्राइवेट टेंडर न दीजिए अपनों को, स्वजनों को। जो आप टेंडर आज बांट रहे हो कि पेपर छापने की व्यवस्था कहीं और कराते हो, पेपर कहीं और होना होता है। एक राज्य के पेपर दूसरे राज्य में जब छपने जाएंगे तो दूसरे राज्य वाला व्यक्ति पैसे ही कमाएगा, आपके पेपर बेचेगा, क्योंकि वो आपसे नहीं जुड़ा है। पेपर छपा करके बांट करके विदेश भाग जाएंगे। इसको रोक पाई है आज तक सरकारें? न ये सरकारें रोक पा रही, न वो सरकारें रोक पाई। सरकार को अपनी नैतिकता पर ही का जिम्मेवारी लेकर के काम लेना चाहिए। आना चाहिए था इसमें प्रधान सेवक का बयान, पेपर लीक हुआ है और मेरी नैतिक जिम्मेवारी है कि 22 करोड़ विद्यार्थियों के साथ छल हुआ है, कपट हुआ है। 7 त्याग तो आपने मान लिए, जनता त्याग करेगी भी, और जनता ने त्याग किए भी हैं। आज से नहीं कर रही जनता, जनता आज़ादी से त्याग कर रही है। आप त्याग करिए, आपकी सत्ता त्याग करे, तब समझ में आएगा कि हाँ आप भी कर रहे हैं। हमें ये नहीं त्याग करना है, ये सबसे बड़ा त्याग होना चाहिए कि हम आत्मसमर्पण करेंगे, ऐसी चीज़ों को नहीं होने देंगे। लेकिन नहीं, इसमें हम बचाएंगे अपने भाइयों को, अपने बंधुओं को, अपने उन मित्रों को। ऐसा नहीं होना चाहिए। नैतिकता मरी हुई महसूस हो रही है आज पेपर पढ़ने के बाद। ऐसा लगता है जैसे कि राष्ट्र निर्माण में केवल चुनाव निर्माण चल रहे हैं, चुनाव प्रचार चल रहे हैं। डूब मरना चाहिए सत्ता को, और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को सामने आकर के नैतिक जिम्मेवारी लेना चाहिए। क्योंकि इसमें जो शामिल लोग हैं वो करवट बदलते रहते हैं। अपराधी का कोई दल नहीं होता। अपराधी सदैव सत्ता के साथ में रहता है, सत्ता के साथ मिल करके काम करता है। आज आप हैं, कल वो हों, कल वो थे, आज आप हैं। तो ये अक्सर चलता आ रहा है, आज से नहीं है। ये पेपर लीक बवाल है, इसमें मिलावट है, क्या है समझ में नहीं आता। तो वास्तव में लीक हुई है विकास की गंगा। पेपर बस लीक नहीं हुआ, लीक हुआ है सरकार के साथ विश्वास, सत्ता का विश्वास, विपक्ष का विश्वास। विपक्ष भी रोडों पे नहीं उतर करके आ रहा है, घरों में चूड़ियाँ पहन करके बैठे हुए हैं सब। लाखों लाख छात्रों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करने में हमको मज़ा ज़रूर आता होगा, लेकिन ये सत्य नहीं है। जय हिंद, जय भारत।